बहुत हिलाते हैं आप। तो 5 मिनट हम थोड़ा, ये लास्ट कल हुआ था हम लोग का समाजवाद एवं साम्यवाद, तो देख लेते हैं उसको। समाजवाद का देन जो है, समाजवाद जो आया तो रूस से आया था। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर जब देश का सरकार का अधिकार हो गया तो समाजवाद धीरे धीरे साम्यवाद का रूप ले लिया। और ये साम्यवाद जब बना तो इसका लाल झंडा पर हंसुआ और हथौड़े का निशान बनाया गया, वो अपने प्रतीक बनाया गया। आगे चलकर यही साम्यवाद का प्रतीक बना। लाल झंडे पर जो है हंसिया हथौड़ा का आगे चलकर की बन गया, वो साम्यवादों का प्रतीक। और साम्यवाद समाजवाद साम्यवाद में बदला, ठीक, और साम्यवाद कम्युनिस्ट में बदला। अब बोल्शेविक पार्टी जो था वो क्या चीज़ में बदला, साम्यवाद में। और साम्यवाद में क्या चीज़ में आ गया, कम्युनिस्ट में आ गया। कोई दिक्कत? तो कल हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, और शीत युद्ध कोल्ड वार 1945 से लेके पूरा दुनिया जो है 2 भागों में वैचारिक युद्ध में बना हुआ था, है ना। तो रूस का चढ़ा था समाजवाद एवं साम्यवाद पूर्ण रूप से संपन्न किए थे। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? अक्टूबर क्रांति कब हुआ था? तो जी अक्टूबर क्रांति का मतलब वो आज़ादी हो गया था 7 नवंबर 1917 को बताया। बोल्शेविक 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था निम्नलिखित कारण था। तो उस जो 1917 में रूस आज़ाद हो गया। रूस कब आज़ाद हुआ? रूस अपना स्वतंत्रता दिवस नवंबर में मनाता। कब मनाता जी? 1917 को हुआ। हम लोग 1947 में हुए थे, और उस 7 नवंबर के हुआ था। केरेंस्की को भगा के, किसको भगा करके? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया, जिससे केरेंस्की सरकार को छोड़कर भागना पड़ा। खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित मॉल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की श्रेणी आते लोगों पर गोलियां बरसाए, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, कितना व्यक्ति घायल हुए। चूंकि यह घटना रविवार के दिन घटा था, इसलिए की कहा जाता है। अब अक्टूबर क्रांति में जब 7 नवंबर 1917 से बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी के अधिकार किया, केरेंस्की सरकार रूस छोड़कर भाग गया। इस सब तो कहानी है। और जब भागा नहीं तो चूंकि यह घटना जो है पुरनका रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में घटा था, 13 दिन पीछे चलता है पुरनका, इसलिए उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? पूंजीवाद का परिभाषा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन किसानों पर देश के सरकार का अधिकार हो, उसे पूंजीवाद। सर्वहारा समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं, उसे क्या कहते हैं? और क्या होगा? खूनी रविवार सर्वहारा वर्ग। अक्टूबर का रूस में किसानों की स्थिति कैसी थी? तो दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, पुराने ढंग से खेती करते थे। और फिर लिखाए थे आपको रूस में क्रांति के 2 कारण का वर्णन करें, जबकि हम आपको 7 को पढ़ाएं, 8 को पढ़ाएं। मैंने 7 को कारण था, 8वां तो हो ही गया। तो रूस में बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था, तुम बताओ, मतलब मैप देंगे तुमको। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उसका तात्कालिक कारण क्या था? आप लोगों को खड़ा करके डंडा मारे भी कि नहीं? मारे। तात्कालिक कारण क्या था? कि आप लोग मन से गुस्सा भरल था पहले से, आप लोग नहीं अथी कर पाए थे? नहीं। बड़ी हार्ड क्वेश्चन पूछ दिए थे, नहीं ऐसा करते हैं। हार्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और सोचते बताएगा नहीं, और कहते हैं कि प्राइज देंगे। ऐसे नहीं करते हैं हम, हो ऐसे नहीं करते हैं। बड़ी हल्का पूछे थे तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। तुम बता देगी रे, बहुत आसान था वो। रूस में बोल्शेविक क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तुम बता दो, तात्कालिक कारण क्या था? तुम बताओ, तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व में इतना हल्का है रे। तात्कालिक कारण जब लड़ाइया चालू हुआ था प्रथम विश्व में, की किया था? क्या हार गया था? रूस आ गया था प्रथम विश्व में। बाबू टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा ना, कंसल्टेंट जब कोर्स कंप्लीट होगा तो धूम मचेगा। प्राइज का कलम कदम गर्दिश उड़ जाएगा। खाली आप मन से खाली पढ़ते जाइए। अभी तो कोर्स पर नहीं फोकस है हो कि जितना जल्दी 2-1 महीना खत्म होगा तो क्या होगा, दम खाली ऑफरे देंगे। की लगा बुआ डंटा की कलम, अपने कहेगा कलम, क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं बताए फिर डंटा देंगे, एक से एक ऑफर चलेगा। तो ये चर्चा कर ली। तो रूस में जो लड़ाइया हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व में रूस की
7 को तक बर्दाश्त कर लेता, बोला बड़ी कुछ करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब करिए दिया कि रूस में वो की होगी, रूस से उच्चट्टा की किया, प्रथम विश्व युद्ध में हार गया रूस। ठीक, इसको लेनिन जब हुए 1917 में जब शासक लेनिन बने, तो लेनिन को जो है बाबू ब्रेस्ट-लिटोव की संधि के द्वारा जर्मनी को कुछ क्षेत्र देना पड़ा। जर्मनी बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस हमारा बहुत हानि कर दिया, तुम हमको कुछ क्षेत्र दो, तो कुछ क्षेत्र दिया। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि जर्मनी और रूस के भी। लेनिन नई आर्थिक नीति 1921 में। लेनिन की मृत्यु, स्टालिन की मृत्यु, चेका क्या है, क्या बात है, सुन चेका क्या है, गुप्त पुलिस। लाल सेना गठन किसने किया, प्रथम विश्व युद्ध में मंजोबड़ी पर हमला कर देता था, बम उन्हें मारा, एक बम एक ऊपर गिरा दिया रूस पर भी। तो इन लोग बेचारा गुप्त दल अपना बनाया, बोला कि हम भाई बार बार कह रहे कि हम नहीं शामिल होंगे। वो पगला राजा था, शामिल हो गया था। जिस समय बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसमें रूस का राजा कौन था, रूस में 2 पार्टी है, बोल्शेविक और मेंशेविक था। बोल्शेविक मोहम्मद अला का, आगे चलकर समाजवादी। बताओ क्या समाजवादी जो बोल्शेविक समाजवादी कहलाया, समाजवादी सामवाद कहलाया, सामवाद कम्युनिस्ट कहलाया, उसका चिन्ह हो गया हंसिया हथौड़ा, लाल झंडा पर हंसिया हथौड़ा। तो क्या आप लोग ये बताइए, ये पार्टी जो है पूंजीवाद को मानता है या नहीं मानता है? वेरी गुड। पूंजीवाद को जो अमीर आदमी उस पर फोकस नहीं करता। चलिए आज नया मजा लेते हैं। अरे मजगर चैप्टर काम में हम लोग मृदा पढ़े थे, प्राकृतिक संसाधन उपयोगिता की दृष्टि से 6 प्रकार के था। आज हम लोग जल का एंजॉय लेते हैं और लिखाएंगे भी। आज कंसंट्रेट सुनिए, जल का एंजॉय की लेंगे, कुछ ले भी चुके थे अगला बार। अरे अगला बार बताए थे ना, जल संसाधन, यह पहला नंबर प्राकृतिक। एक आवाज नाम पर सुनना पसंद करते हैं, बहुत सारा चिपड़ा नाम पे। जिसको नहीं मान लगे वो नहीं आइए, मंजूरी थोड़ी कि तुम आइए करो, पैसा लगता है जी। जल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उपयोगिता के दृष्टि से, जी हाँ, उपयोगिता के दृष्टि से नवीकरणीय संसाधन, जी हाँ, उपयोगिता के दृष्टि से कैसा संसाधन, जी हाँ, उपयोगिता के दृष्टि से नवीकरणीय संसाधन। किसके दृष्टि से? वो नया जो बच्चा आया चैनल है मित्ररंजन सर से पूरा सर्च करोगे, समझ गया बाबू धर लोग, हाँ तो मैंने आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िएगा पिछला कीजिए। और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम डाउनलोड करोगे, वहाँ पे BAVA वावा 1 सर, उसमें आपको मार्च महीना सा देखना है ना, बाकी ऊपर वाला मार्च महीने का आगे वाला अगला साल का है ना जी। वावा 1 से लगातार डोंट स्पेस, उसके बाद ज्वाइन कर जाओगे तो आपको जितना PDF मैंने टोटल PDF प्राप्त हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं जल संसाधन का। उपयोगिता के दृष्टि जल प्राकृतिक संसाधन है, उपयोगिता दृष्टि नवीकरणीय, खत्म होने वाला नहीं है। अब देखिए जल के बारे में सब चर्चा कर चुके थे, तो इसको तेजी में थोड़ा बोल लेते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट पर आते हैं, उसके बाद फिर तो देखिए हम ये बताए थे आपको कि ये पृथ्वी है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ के लिए जाना जाती है कोसी नदी। बिहार का शोक उत्तरी बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। तो हम बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर मानते हैं हम, पहले जल की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी की बात करें तो 71% जल है और 29% स्थल। बाबू इस 71% जल में वह 29% स्थल है, मैंने 7 को 29% स्थल, 7 को महादेश 195 देश है, 7 महादेश 195। 71% जल में 4 गो महासागर है। 4 गो क्या है बाबू? छोड़िए, 71% जल और 29% स्थल, ये पृथ्वी पर ही है। फिर भी हम लोग कहते हैं जल को बचाना चाहिए। काहे बचाना चाहिए? कि जल को अगर मानते हैं 100 तो 97.5% आपको कड़वा जल है और 2.5% ही मृदु जल है। इसलिए जल का की करना चाहिए? संरक्षण है। पृथ्वी पर जल की बात करेंगे तो ये पृथ्वी को 2 गोलार्ध है। ये पृथ्वी का जो है 2 गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध है और ये, तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ी जमीन है, देख लो बीचों बीच मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर होता है, तो इसलिए इस ज़्यादा जमीन के कारण इसका नाम की पड़ा? स्थल गोलार्ध। ऐसा पहले ही पढ़ चुके थे, क्या पढ़ा? पहले पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े? इसमें जल ज़्यादा इसलिए इसको की कहते हैं? जल गोलार्ध। मछली अब अलग प्रकार के हो जाता है नीचे में, तो उसको दक्षिणी महासागर ये कहा गया। हालांकि महासागर हम 4 आपको लिखाएंगे। महासागर की संख्या कितने? 4। ऐसे तो गिना देता है 7, नहीं गिना दिए थे।
प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, नहीं जी, बोला देता है पश्चिमा में दक्षिणी महासागर। तो हमने अभी पढ़ा कि 71% जल, 29% स्थल, 97.5% क्या हो गया? अगर कड़वा जल, इससे जल का 2.5% ही, और उत्तर स्थल को दक्षिणी में। पृथ्वी पर जल जो है चार स्तर में पाया जाता है। जल का स्रोत पृथ्वी पर कितना है? हाँ, जल का स्रोत पृथ्वी पर कितने स्तर है? बेटा इसको मजा नहीं। जल प्राकृतिक संसाधन है, जल हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, जल के बिना जीवन यापन करना, समझते हैं इसको। फिर आगे तो हम बताते हैं पृथ्वी पर जल 4 स्रोतों में मिलता है। ये पृथ्वी है ना, एक पर जल आता है कहाँ से, कहाँ जल है इसमें? तो पहला बताते हैं भूपृष्ठीय जल। फिर देखो बहुत तोड़ेंगे हम, बार बार कर रहे हैं। भूपृष्ठीय जल, अब बैच सुनिश्चित कर लो कोई भी लड़का कि कौन बैच में किसको आना है। क्लास करना रेगुलर करे, नहीं करे नहीं करे। भूपृष्ठीय जल, ये हो गया कौन जल जी? भूपृष्ठीय। फिर भूमिगत जल, फिर क्या हो गया? भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय। कहीं अगर समझे नहीं तो भूपृष्ठीय में आ गया तालाब, नदी, ये सब में जो जल है ना वो भी भूपृष्ठीय जल है, भूमि के ऊपर वाला जल कहलाता है। अब भूमिगत जल में बाबू आ गया क्या चीज? हाँ, चापाकल। वायुमंडलीय में आ गया बादल। महासागरीय में आ गया समुद्र। कोई नया लड़का खड़ा हो जाओ, पिछला। बाबू ये बताओ, 4 गो में सबसे ज्यादा हम लोग 2 गो के इस्तेमाल करते हैं, क्या करके? पनिया के, भूपृष्ठीय, भूमिगत, वायुमंडलीय की महासागरीय। 2 गो के नाम बताओ तो। वेरी गुड। भूमिगत जल दोनों ऊपर वाला के बैठे, सबसे बैठे, बहुत अच्छा आंसर। सबसे लीजिए, कलम लीजिए, ऐसी मेहनत से पढ़िए, दोनों बढ़ा दो। भूपृष्ठीय जल और भूपृष्ठीय जल और भूमिगत, भूपृष्ठीय जल और ए लड़का इधर फोकस। भूपृष्ठीय जल और भूमिगत, कलमा वही रख लिया रे छोटा, दो उसको। भूमिगत जल और भूपृष्ठीय, सबसे ज्यादा हम लोग भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल का क्या करते हैं? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा, इस हम तो पहले पढ़ चुके थे। और सबसे ज्यादा बता रहा कि 25% से भी अधिक स्वच्छ जल है कहाँ? ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में, है ना जी? हाँ, आर्कटिक महासागर के तरफ है भारत। अच्छा बता दें आपको कि यहाँ जो है महासागरों की संख्या कितना है जी? 4 पढ़ना है, ग्रुप डी वगैरह में 4 को पढ़े रहता है। महासागरों की संख्या देखिए, महासागर 4 है। महासागर किसकी संख्या बाबू? जी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ओके, एगो दक्षिणी महासागर हो जाता है। काहे दक्षिणी महासागर नाम रखा गया? वहाँ की जलीय जीव सब वगैरह का था जी, अलग अलग था, इसलिए उसका नाम क्या रखा था? आगे बढ़ावे। भारत की सबसे लंबी नदी से पढ़ ले थे पहले। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। अच्छा बताइए तो, विश्व की बड़ा मजगर चीज चल रहा है, एक से एक जी के याद कंट्रोल जी के। देखिए लाइफ में कभी भी आपको जब तरक्की करना होता है ना, जिसमें आपको मन लगता है वही काम कीजिए, और जब मन लगेगा तो दिमाग में भी बटेगा, पहला बात है ना जी। हमको पढ़ाने में पहले मन लगता था, और सोचे थे कि ऐसे ही मन लगता है तो पढ़ाते हैं,
लेकिन ये पहले क्या था, पैसन था, और कब ऑक्यूपेशन में बदल गया वो हमको भी पता नहीं चला। फिर नौकरी के पास से हमको खिंचाव हटता चला गया कि हमको नौकरी नहीं करना। आज समझ में कि नहीं, पैसन ही आगे चलकर की बन जाता है, ऑक्यूपेशन बन जाता है। क्या बन जाता है जी? हाँ, पेशा बन जाता है। क्या बन जाता है जी? पेशा बन जाता है। कोई दिक्कत? आपका जो शौक है आगे चलकर उसको पेशा में तब्दील कीजिए, तब आपको उन्नति प्राप्त होगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, भारत का सबसे लंबा गंगा, भारत का सबसे चौड़ा ब्रह्मपुत्र, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है जी? तो दक्षिण अफ्रीका में। नील नदी कहाँ है? भारत का, अरे लड़का लिख रहे हैं लगता, कुछ सीधा बैठिए ना। भारत का सबसे जो है, विश्व का सबसे चौड़ा पर्वत कौन है? अरे विश्व का पूछ रहे हैं, एंडीज है। और लंबा कौन है जी? माउंट एवरेस्ट है। कोई दिक्कत? नदी में बताओ, सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका में ही है ना। अब भारत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत माउंट एवरेस्ट, और सबसे चौड़ा पर्वत दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। कोई दिक्कत? विश्व का एगो भारत को, वो जिला के हो बताएगा, राज के होता है, समझ गए? राज के मालिक अलग बने, ग्राम पंचायत के अलग, प्रखंड के अलग। बड़ा मजा आने वाला है, समझाएंगे तो। कोई दिक्कत? तो आज इस समझ गए ना, जल संसाधन के उपयोग की क्या तारीफ करें? सुनिएगा ध्यान से, मैट्रिक बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जल की उपयोगिता को लिखें। किसकी उपयोगिता के लिखें? बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन, जल की उपयोगिता को लिखें। जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। जीवन को बढ़ाने में, पालने पोषने में जल बहुत ही अनिवार्य है। देखिए, प्राकृतिक से हमें जितने भी अमूल्य वस्तु है हमें फ्री मिला है। अभी ऑक्सीजन के पैसा लगता, अभी पानी के पैसा लगता, तो लोग पढ़ाने पर जब नहीं इस सब में पैसा लगता है तो लोग पैसा पर इतना फोकस कैले है कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो सोचिए, है ना, अगर ये सब में अगर पैसा लगता तो एकदम आदमी मारे काटे पर पड़ाता, एकदम पैसा ही महत्वपूर्ण हो जाता। तो प्राकृतिक द्वारा जो हमें वस्तु बहुत सारा मिलता है, अमूल्य वस्तु जो मिला है, पूछेंगे बाहर के रास्ता दिखा देंगे डायरेक्ट, वो फ्री मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी? जल। जल प्राणियों के शरीर में 65% जल का अंश विद्यमान है, और पेड़ पौधे में 99% जो है जल रहता है। हमारे शरीर में 65% है, पेड़ पौधे में 65 से 99% जल का अंश रहता है। क्या रहता है जी? जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में उसका। हर आदमी जल का उपयोग करता है। जल का जिस दिन उपयोग नहीं करोगे तबीयत खराब हो जाएगा, है कि ना? खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पिएगा तो क्या पचेगा वो? जल के उपयोग की मैट्रिक में क्वेश्चन पूछते हैं, जल के क्या उपयोग है? तो जल के उपयोग की सूची लंबी है। जल का एक उपयोग नहीं, बहुत उपयोग है। पेयजल के रूप में करते हैं, घरेलू काम के रूप में, साफ सफाई के रूप में, उद्योग धंधा में होता है, कंपनी को धोने में, मलमूत्र विसर्जन करने में, नहाने में, जल विद्युत निर्माण करने में, टरबाइन, सुनिएगा ध्यान से, टरबाइन जल विद्युत निर्माण करने में, जल जो है बांध दीजिएगा, उसके बाद पानी गिरते रहेगा टरबाइन पर, टरबाइन घूरेगी और टरबाइन के घूरने से विद्युत उत्पन्न होता है ना जी? तो डायनमो पर नहीं गिरती है, कहाँ गिरती है? डायनमो पर, हैं? तो ये डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक मतलब होता है जो घूमता है उसको यांत्रिक कहते हैं। ये पंखा है घूम रहा तो क्या हो गया? यांत्रिक। तो ये कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा? तो विद्युत जो है यांत्रिक ऊर्जा में कर रहा है, पंखा जो है कौन ऊर्जा में? कौन ऊर्जा? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। डायनमो कौन ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। बल्ब कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। समझ रहे कि ना? तो यहाँ देखिए, प्राणियों के शरीर में 65% जल का अंश विद्यमान है। हाँ, तो बता रहे थे। तो और क्या क्या किया जाता है? परमाणु संयंत्र शीतलन में, रेफ्रिजरेटर में डालना जाता है। कोई बड़ा मशीन चला रहे हैं तो उसका टंकी में पानी डाला जाता है, हाँ, कि भाई ठंडा शीतलन करके रखे उसको। मछली पाल सकते हैं, मछली पालन में। जल कृषि में मखाना की खेती होता है, सिंघाड़ा की खेती होता है, जल फल का खेती होता है ना, जल फल सिंघाड़ा। जैसे कार्य कल्पना बिना जल के नहीं किए जा सकते, ये सभी कार्य जल के बिना जो है कल्पना नहीं किए जा सकते। जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन। भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को निम्न सारणी में देखा जा सकता है। भारत में बदलते जो है स्वरूप को निम्न सारणी के द्वारा किया जा सकता है।
बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम लोग समझेंगे। कौन परियोजनाओं के बारे में? ये समझ गए ना? जल का क्या उपयोग हमारे जीवन में समझ में आया? जल का उपयोग बहुत ही लंबी है। पेयजल के रूप में, घरेलू कार्य के रूप में, मत्स्य पालन में, कृषि करने में, परमाणु संयंत्र शीतलन में, विद्युत ऊर्जा में, जल कृषि करने में, उसमें जो है नौका विहार कर सकते हैं, दुश्मन के डुबा के मार सकते हैं। जल के बहुत उपयोग है। समझ गए कि नहीं है? नहीं गए नहाए ले, उसको डुबैले रह गए, मर गया, दम फूल गया, चल गया गहरा पानी में, हम क्या करें? समझ गए कि नहीं? जानते हैं ये जल परियोजनाओं को, कंसंट्रेट हो सुनिएगा, जल परियोजना जो है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहे हैं। क्या कहे जी? नदी पर जो है बांध जो बांधा गया परियोजना है ना, परियोजना, बहुत सारी परियोजना, लेकिन नाम तो उसी का रहेगा। जो देखिए पहले परियोजना, नदी पर बांध बांध के हम बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, तो नदियों पर बांध बांधने को बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया। बहुउद्देशीय, अच्छा जैसा कि नाम से ही पता चला बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब आप लोग जानते हैं? नहीं, बहु मैंने ढेरों सा हुआ, और उद्देश्य मैंने की होता है जो बहुत सारे उद्देश्यों की हमको की करता है, पूर्ति करता है। वैसी परियोजनाएं जो हमारे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कराता हो उसे की कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। नाम बताओ। नदी पर बांध बांध सकते हैं। नदी पर बांध बांधना कौन परियोजना आता है? बांध बांध के कई काम लोगे उससे? सिंचाई कर सकते हो, और जो है वन में जो है वन्य जीव है वो भी पालन पोषण हो सकता है, भरा रहेगा पानी पी के वो भी पलाएगा बेचारा। वैसी परियोजनाएं जो हमारे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नदी पर बांध बांधकर एक नहीं बल्कि बहुत सारे परियोजनाओं की हम पूर्ति कर सकते हैं, बार बार कर, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना। तो अनेक प्रकार की पूर्ति मैंने क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है इसको घरे मैंने क्या क्या कर सकते, मछली पालन कर सकते हैं, जल कृषि कर सकते हैं, विद्युत निर्माण कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते रे, और जल पूर्ति मैंने जहाँ पानी की कमी हो गया खेत की सिंचाई कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? परिवहन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जा सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं। मन है तो मछली पालिए, मन है तो उसको डैम बना दी, नहीं समझ रहे कि नहीं? नदियों पर बांध कर, नदी पर बांध बांध कर बहुत सारे परियोजनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए इसको की कहते हैं। नदी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत का मंदिर। नदी परियोजनाओं को आधुनिक, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, पूछेंगे यही चीजें पढ़ा रहे हुए बाहर डायरेक्ट। नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर। वैसी परियोजनाएं जो हमारे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो नदी जितना भी नदी परियोजना है सब में कौन कौन परियोजना? बहुउद्देशीय परियोजना। एक चीज नहीं कर सकते, मछली में नहीं पला जाता है, बहुत काम। नदी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, कहा कि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति। तो जितने भी नदी परियोजनाएं हैं सबको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का की कहा है। कोई दिक्कत? बड़ी मार मारेंगे दम, लोचिया देंगे। तो भारत में बहुत सारे नदी परियोजना है, लेकिन हम बात करेंगे लंबा और चौड़ा का। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है, लेकिन नाम उसी का होगा, उसी को जानते हैं जो पढ़े हुए में कुछ तेज ताज है, बाकी ऐसी भेड़िया दसाओ सनम जाओ सनम। अभी हम लोग 22वीं शताब्दी में, कंसंट्रेट सुनिए, के लड़का है, पढ़ना है तुमको, निकलना है यहाँ से। हम लोग 22वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो 21वीं शताब्दी जी रहे हैं, 2099 तक 21वीं शताब्दी रहेगा। तो 21वीं शताब्दी में सबका नाम नहीं आएगा, सब कोई 75 वर्ष जिएगा, 21वीं शताब्दी को 80 वर्ष, कोई 100 वर्ष, लेकिन कोई कोई ऐसा आएगा जिसका नाम इतिहास में छप आ जाएगा, जैसे नरेंद्र मोदी। कौन शताब्दी में हुई है? कौन शताब्दी में प्रधानमंत्री बने? 21वीं शताब्दी। इनका जिक्के आ जाएगा, हम लोग ऐसी मरहर आ जाएंगे, कोई नाम नहीं, उनका जिक्के में आ जाएगा। तो आदमी जो है कुछ विशेष होता है, उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। देश को आज़ाद करने में एक आदमी नहीं थे, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम किए, सबसे ज़्यादा का वैल्यू है, नहीं सबसे ज़्यादा करोगे, कंपटीशन का युग है, लोग आपके चाप के आगे बढ़ जाएंगे। अगर दुनिया ये ऐसी है कि आगे बढ़ोगे तो लोग आपको बढ़ा देंगे, और नहीं, और जहाँ थोड़ा सा लूज हुआ बस आप पर चढ़ के पार हो जाएंगे। ठीक, बढ़ोगे तो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ोगे तो तुमको कोई देखने वाला नहीं है। अपने से तुम अच्छा कह के कभी भी सफल नहीं हो सकते जब तक कि आपको दुनिया नहीं अच्छा कहता।
समझ गया कि नहीं? तो आपको जो है दुनिया को अच्छा कहवाना कि कहिए कि हम अच्छा है नहीं। समझ गया कि नहीं? भीड़ में खड़े रहने की आदत अपने आप को नहीं बनाओ, बल्कि भीड़ जिसके वजह से खड़ा रहता वो बनो। अंदर की आग को तो जगाओ यार कि बस हमको पढ़ना है, 10वां है, पहला बार दिखा देना। जो हमको कहता था कि नहीं अब ये नहीं कुछ कर पाएगा ज़िंदगी में, ये नहीं ऐसे कर पाएगा, वो ऐसे नहीं कर पाएगा, है ना, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा, पढ़े में बहुत है ना, उसको दिखा देना। लोग आपकी बुराई करें या बड़ाई करें, इससे आप पर फर्क पर नहीं पड़ना चाहिए। काम कमाना तुम्ही को है, आज समझे कि नहीं? बार बार ये सब चीज़ कहते हैं, इसलिए अपने आप को जगाओ अंदर से। जो ज़िंदगी में अपने आप से कभी क्वेश्चन पूछो, बैठ जाओ तो कि करेंगे तो हम क्या करेंगे लाइफ में, क्या हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्यों हम इस पृथ्वी पर आए हैं, क्या हमारा कुछ फर्ज है, ऐसी आम आदमी बन के मर जाएंगे। रही बात पेट पालने का, तो एक पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, लेकिन वो ज़िंदगी जीना होता है शान का, शान के साथ। समझ गए? जी भी रहे, कमा भी रहे और नाम भी हो रहा, उसका नाम जिंदगी है। समझ गए कि नहीं? गुड। तो ये आधुनिक परिणाम, नदी परिणामों को पर भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का की कहा, कोई दिक्कत? अब नाम उसी का होता है जो लंबा चौड़ा रहेगा, बहुत सारे परिणाम, लेकिन नाम किसका है? देखो यही उसी पर बता देते, नाम किसका है? तो भाखड़ा नंगल बांध। किसका जी? भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे चौड़ा बांध में आ जाता है। चौड़ा बांध कहिए कहाँ है सर? सतलज नदी पर। सतलज कौन राज्य में सर? हिमाचल प्रदेश। कहाँ जी? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन बांध जी? हीराकुंड बांध महानदी पर। महानदी पर कौन राज्य में? उड़ीसा। नर्मदा पर, नर्मदा एगो बांध है कौन जी? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन नदी पर? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर, है ना, गुजरात में। कहाँ जी? टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में, है ना जी। टिहरी बांध क्या जी? उत्तराखंड। कोई दिक्कत? उत्तराखंड में बांध सफल नहीं हो सकता नदी परियोजना, क्योंकि उत्तराखंड तो पर्वत पर है, और ओकरा में जहाँ बांध बांधोगे पर्वते पर जो है, पहाड़ से नीचे ढलता, ओकरे पर बांध बांधोगे, अगर फिर वो फूटा तो फिर वही, समझ गए कि नहीं, गांव के गांव सफा हो जाएगा कि नहीं। इसलिए वहाँ उत्तराखंड में नदी परियोजना सफल नहीं बता, लेकिन बांध है, ये है सोन होगा, है ना, सोन है, कोसी, बहुत सारा बांध यहाँ बताएंगे आपको। बिहार का जो है बांध बना था, एक सोन वाला था, कौन था जी? 1874 में सोन नदी पर। कौन नदी पर हुआ था? निकाल लीजिए कॉपी, कुछ लिखा लिखी हो जाए। लिखिए, जल प्राकृतिक संसाधन है, पीछे नहीं ला बाबू, आगे बैठो ना बस। जल प्राकृतिक संसाधन है, और खड़ा होकर खड़ा होकर छोटू बैठिए। जल प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, उपयोगिता के दृष्टि से, उपयोगिता के दृष्टि से, उपयोगिता के दृष्टि से जल नवीकरणीय उपयोगिता के दृष्टि से जल नवीकरणीय संसाधन है। उपयोगिता के दृष्टि से जल, किसके दृष्टि से बाबू? उपयोगिता के दृष्टि से कौन जी? जल नवीकरणीय संसाधन है। उपयोगिता के दृष्टि से जल। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार पर, पृथ्वी पर
जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को आवाज नहीं कैसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। पृथ्वी पर जल स्रोत पृथ्वी पर जल स्रोत चार भागों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल स्रोत चार भागों में पाया जाता है। रोमन में 1 भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। और से लिखे सबका उदाहरण भी लिख लीजिएगा। भूपृष्ठीय में किया गया तालाब, नदी, भूमिगत में चापाकल, कुआं, क्या गया होगा? चापाकल, कुआं, चापाकल और कुआं, चापाकल और कुआं। वायुमंडलीय में क्या गया? बादल। महासागरीय में क्या गया? समुद्र। महासागरीय में क्या हो गया? समुद्र। देखो तो लड़का बाहर डिक्की में जाके थी होगा, माइक होगा, बैटरी होगा डिक्की में, कोई ले लाएंगे। चल लिखो लिखो, थोड़ा सा तो ये लिखाई देते हैं, कल लगाएंगे। अब आवाज चल जाता है ना इससे। लिखिए, स्केच कहाँ है? लिखिए, पृथ्वी पर जल स्रोत चार भागों में पाया जाता है। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय। लिख लिए। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हम लोग सबसे ज्यादा भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट बेटा, पृथ्वी पर लिखा है ना, पृथ्वी पर 71% जल, पृथ्वी पर 71% जल और 29%, पृथ्वी पर 71% जल, 29% स्थल है। पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट।
पृथ्वी पर 97.5% कड़वा जल और 2.5% मृदु जल है। पृथ्वी पर 97.5% कड़वा जल और 2.5% मृदु जल है। पृथ्वी पर 71% और 29% क्या है? स्थल है। पृथ्वी पर 97.5% कड़वा जल और 2.5% क्या है? मृदु जल है। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध समझते हैं ना, ये उत्तर हो गया। मानचित्र में बीचों बीच विषुवत रेखा की ऊपर टी हो गया उत्तर, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थल होने के कारण इसे स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थल होने के कारण इसे कौन से नाम से? स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इससे स्थल गोलार्ध के नाम से क्या किया जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हाँ लिखाए हैं, अभी नहीं लिखा है। मृदु कितना प्रतिशत कड़वा जल कितना मृदु जल है? नेक्स्ट स्टार पर लिखिए। पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में जल के कारण 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 इसे जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। इससे जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। पृथ्वी पर नेक्स्ट स्टार पर लिखिए। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। कहाँ बाबू? जी हाँ, प्रशांत महासागर में जोड़ोगे, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। पृथ्वी पर 4 महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। और कौन महासागर जी? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट स्टार पर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट स्टार पर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। अब विश्व की बात करेंगे तो नील नदी, और चौड़ी नदी अमेजन।
पर्वत की बात करेंगे विश्व के तो सबसे लंबा एंडीज, और सबसे जो है क्या चीज चौड़ा आ जाएगा, सबसे लंबा तो माउंट एवरेस्ट, और सबसे चौड़ा तो एंडीज। माउंट एवरेस्ट एशिया में और एंडीज आपको हो गया दक्षिण अमेरिका में। लिख लिए। भारत क्या लिखे, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्राणियों के शरीर में 65%, प्राणियों के शरीर में 65% जल का अंश विद्यमान रहता है। प्राणियों के शरीर में कितना जी 65% जल का अंश विद्यमान रहता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, वैसी परियोजनाएं, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, वैसी परियोजनाएं वैसी परियोजनाएं जो हमें अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। तो उससे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। वैसी परियोजनाएं जो हमें अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता, तो उससे बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। तो उससे क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नदियों पर बांध बांधना बहुउद्देशीय परियोजनाएं में ही शामिल है। नदियों पर बांधना बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है। नदियों पर बांध बांधना बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है। नदियों पर बांध बांधना क्या है, नदियों पर बांध बांधना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना शामिल। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, उधर सभी नदी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी नदी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। सभी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का क्या कहा है, मंदिर कहा है। 2 पॉइंट और मस्त लिखाएंगे। लिखिए, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। जो उड़ीसा राज्य में महानदी, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। जो कहाँ जी, उड़ीसा में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत का सबसे चौड़ा बांध भाखड़ा नंगल बांध है। भारत का सबसे चौड़ा बांध
भाखड़ा नंगल बांध है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश 1971 में राज्य बना ने, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इतना याद हो सकता है? हैं? नहीं याद होगा तो डंडा देंगे ना। तो आज का क्लास इतना है, इतना ही। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।